नमस्कार दोस्तों, मैं रनीश कुमार नूतन मार्ग के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे नूतन मार्ग के प्रबंध संपादक श्री राजेंद्र सिंह जी से। और नूतन मार्ग के प्रबंध संपादक के साथ साथ वो जनवादी लेखक संघ के जिला अध्यक्ष, सारण जिला के अध्यक्ष भी हैं और LIC के एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर से वो अवकाश प्राप्त किए हुए हैं और सामाजिक गतिविधियों में लगे रहते हैं। आज उन्हीं के साथ हम चर्चा करेंगे और चर्चा का जो मूल विषय है वो है कि भारत आज आज़ादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। लगभग 75 साल पूरे होने जा रहा है आज़ादी के, और इस 75वें साल को भारत सरकार अमृत महोत्सव के रूप में मना रही है। और इस अमृत महोत्सव मनाने के पीछे और 75 साल की भारत की उड़ान, 75 साल हम कहाँ थे आज़ादी के बाद और आज कहाँ पहुँचे हैं, इसमें कहाँ पे कमी रह गई है, जिसमें हमें जिस रफ्तार से आगे बढ़ना चाहिए उस रफ्तार से आगे नहीं बढ़ पाए, उन सारी चीज़ों पे अपनी बात रखेंगे राजेंद्र प्रसाद सिंह जी। आइए, आपका मैं राजेंद्र प्रसाद सिंह जी से का मैं स्वागत करता हूं। राजेंद्र प्रसाद सिंह जी, नूतन मार्ग के डिजिटल प्लेटफॉर्म के आपका बहुत बहुत। मार्ग के संपादक मंडल के सदस्य रनीश जी को इस प्रोग्राम को चलाने के लिए बधाई देता हूँ। साथ ही इस 75वें स्वतंत्रता वर्ष के उपलक्ष्य पर मैं तमाम भारत के नागरिकों को अपना शुभकामना देता हूँ। चर्चा का विषय ये है कि आज़ादी के बाद हम आज तक कहाँ पहुँचे हैं, और अगर पहुँचे हैं तो इसमें क्या क्या कमियां रह गई हैं जिसके तरफ हमको ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहला प्रश्न ये है कि आखिर हमारे पूर्वज, चाहे वो गांधी हो, नेहरू हो, सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो, हमारे सरदार पटेल हो, मदन मोहन मालवीय हो, अबुल कलाम आज़ाद हो, इनका आज़ाद भारत का क्या सपना था, ये क्या चाहते थे कि आज़ाद भारत कैसा होना चाहिए। इसके संदर्भ में मैं एक बात को उद्धृत करना चाहता हूँ। जो 14 अगस्त की मध्य रात्रि को जब हमें 1947 में आज़ादी मिली थी, तो पंडित नेहरू ने उस संदर्भ में एक वक्तव्य जारी किया था, और उस वक्तव्य का अंश था कि आज़ादी जो मिली है ये एक अवसर है, इससे हमको संतुष्ट होने की ज़रूरत नहीं है। ये एक अवसर है आगे बढ़ने के लिए, एक दिशा तय करने के लिए, वह दिशा जो गरीबों को, अल्पसंख्यकों को, शोषितों को एक नया था, और एक ऐसे दिशा के तरफ हमें देश को ले जाना है जो गरीबों के उत्थान के लिए काम करे। दूसरा, उनका एक उस वक्तव्य में बहुत ही प्रमुख बात था जिसका जिक्र करना हम आज आवश्यक समझते हैं। उन्होंने एक बात कहा था कि कोई भी देश तब तक महान नहीं बन सकता जब उसके लोगों का सोच, अगर किसी देश को महान बनना है तो उस देश के लोगों का सोच और क्रियाकलाप संकीर्ण नहीं होना चाहिए। संकीर्ण मानसिकता से किसी भी देश का विकास नहीं हो सकता। ये पंडित नेहरू ने ये बात कही थी, और हमें इस पर अमल करने की ज़रूरत आज है, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारे जगहों पर कुछ न कुछ संकीर्ण मानसिकता का उदाहरण हमको आज के भारत में मिल जाता है। हमें इसे ब्रॉड करने की ज़रूरत है। 1921 में मुझे याद है कि 1921 में उदारवादी लोगों ने अंग्रेज़ों के समक्ष एक प्रस्ताव रखा था, और उस प्रस्ताव का एक मांग था कि
कार्यपालिका से भ्रष्टाचार को खत्म किया जाए और न्यायपालिका तक लोगों के, आम आदमी के पहुंच को सुनिश्चित किया जाए, क्योंकि न्यायपालिका आम आदमी के पहुंच के बाहर है। सवाल तब उठता है कि 1921 में, आज से 100 साल पहले, अगर उदारवादियों ने जो सवाल अंग्रेजों के समक्ष रखा था कि कार्यपालिका के भ्रष्टाचार को दूर करने का उपाय किया जाए और न्यायपालिका में आम आदमी के पहुंच को सुनिश्चित किया जाए, क्या हम इस चीज़ को आज सुनिश्चित कर सके हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी बात ये है कि महात्मा गांधी ने पंडित नेहरू से एक सवाल पूछा था, और वो सवाल ये था कि तुम कल भारत के प्रधानमंत्री बनोगे, तुम जब भी किसी कानून पर दस्तखत करोगे तो वो कानून पूरे हिंदुस्तान में लागू हो जाएगा। तुम कैसे तय करोगे कि तुमने जो दस्तखत किया है या जो कानून बनाया है वो सही है या गलत है? इस बात को तुम कैसे समझो? और तब नेहरू को इसका जवाब मालूम नहीं था। गांधी जी ने कहा कि देखो, इसका एक ही फार्मूला है, तुम्हारे दस्तखत से अगर आम आदमी को फ़ायदा मिलता है, अगर समाज के सबसे निचले सीढ़ी पर बैठे हुए लोगों को फ़ायदा होता है तो तुम्हारा वो कानून सही है, और अगर उनको फ़ायदा नहीं मिलता है तो तुम जो कानून बनाए हो वो सही नहीं है। ये महात्मा गांधी ने एक फार्मूला, एक विशेष उनको लाइन दिया कि तुम कानून बनाने के वक्त इस बात का ध्यान रखना कि इसका प्रभाव देश के सबसे गरीब आदमी पर कैसा पड़ता है। लेकिन आज जब आज़ादी के बाद हम, ठीक है कि अमृत महोत्सव मना रहे हैं, ये हमारे लिए खुशी की बात है, हमारा लोकतंत्र मजबूत है, हमारा सेकुलरिज्म मजबूत है, हम इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। हमारे लोकतंत्र की जड़ों को हमारे पूर्वजों ने इतने गहरे नींव में रख दिया है कि वो किसी के हिलाने से हिलने वाला नहीं है। लेकिन जब आज हम कानून की बात देखते हैं तो आज भारत की सरकार, चाहे किसी भी की सरकार रही हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे भाजपा की सरकार रही हो, चाहे अन्य दलों की सरकार रही हो, आज जो सरकारें कानून बना रही हैं उस समय ये नज़र रखा जा रहा है कि इसका प्रभाव पूंजीपतियों पर क्या पड़ेगा। अगर पूंजीपतियों पर कानून का प्रभाव सही पड़ रहा है तो कानून सही है, आम आदमी से कुछ भी उस कानून को लेना देना, उसकी स्थिति से लेना देना नहीं है। तो ये एक उल्टा चीज़ हिंदुस्तान में शुरू हो गया है। तीसरी बात मैं एक बताना चाहता हूँ कि हमें सरकारी संस्थानों को मजबूत करना था। हमने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, हमने कोलियरीज का राष्ट्रीयकरण किया, हमने एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया, हमने अपने सरकार के प्रभाव से लोहे के कारखाने खोले, हमने सरकार के अंतर्गत ये वेपन्स बनाने के कारखाने खोले। आज की स्थिति ये है, हमने टेलीफोन बनाया, हमने पोस्ट ऑफिस बनाए, हमने LIC और बैंक बनाया, बैंकों को गांव-गांव तक पहुंचाया, इंश्योरेंस को गांव-गांव तक पहुंचाया, और एक अच्छी स्थिति में हमारी ये संस्थाएं काम कर रही थी और कर रही हैं। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि इन सरकारी संस्थानों को औने पौने दाम में बेच करके प्राइवेट कंपनीज को उसमें इंटरवेन करने की प्रक्रिया लागू की जा रही है। प्राइवेटाइजेशन तो हम लोगों ने देखा है, जब कोलियरीज प्राइवेटाइजेशन में था, जब कोलियरीज सरकारीकरण में नहीं था, तो किस तरह कोलियरीज के लोगों को बंधक बना के उनसे काम कराया जाता था, उनको खदान में ले जाया जाता था गिनती करके, खदान से निकाला जाता था गिनती करके, एक बड़े से चारदीवारी के अंदर उनको बंद करके रखा जाता था, और उनके साथ मानवीय मूल्यों का व्यवहार कतई नहीं होता।
लेकिन इंदिरा जी आई, उन्होंने कोलियरिज को नेशनलाइज किया और कोलियरिज में काम करने वाले लोग सीना तान करके कहने लगे कि मैं भारत सरकार के प्रतिष्ठान में काम कर रहा हूँ। उनकी जिंदगियां बदली, उनके जीवन मूल्य बदल गए, उनको जीने का एक सहारा मिला, अच्छी ज़िंदगी जीने का। आज उस कोलियरिज को पट्टे पर दे करके फिर उसी युग में, जिस युग में लोगों के साथ बर्बर व्यवहार किया जाता था, उसी युग में ढकेलने का प्रयास हमारी तमाम सरकारें कर रही हैं। ये अमृत महोत्सव पर अच्छा नहीं लगता है कि एक व्यक्ति को जो अच्छे ज़िंदगी जीने का वादा हमने आज़ादी के बाद किया था और उसके बाद बहुत सारे हमने प्रयास किए थे, हमने बोकारो बनाया, हमने दुर्गापुर बनाया, हमने भिलाई बनाया, हमने राउरकेला बनाया, हमने जबलपुर बनाया, हमने बड़े बड़े ITIs बनाए। इन तमाम चीज़ों को जो हमने बनाया, उन चीज़ों को फिर से पुराने ज़माने के जो पद्धतियाँ थी, प्राइवेटाइजेशन की जो पद्धतियाँ थी, उनको फिर प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जा करके मनुष्य के जीवन को फिर दुभर बनाने की कुचेष्टा की जा रही है। ये अमृत महोत्सव पर शोभा नहीं देता है। और बात, आज़ादी के समय महात्मा गांधी ने कहा था कि शासन प्रशासन में और आम जीवन में स्त्रियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। मैं बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने अपने यहाँ सारे महकमे में स्त्रियों के लिए 33% आरक्षण देके महात्मा गांधी के सपने को पूरा किया है। इसके लिए नीतीश कुमार जी को जितना भी बधाई दिया जाए वो कम है। लेकिन ये एक छोटा सा बात, छोटी सी एक प्रक्रिया है, इसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि नेशनल पैमाने पर, भारत के पैमाने पर हम स्त्रियों की भागीदारी को सुनिश्चित कर सकें। आज भी कुछ चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं और वो सबसे बड़ी अमृत महोत्सव का आज सबसे बड़ा कोई चिंता का विषय है तो वो विषय है बेरोजगारी। किसी भी देश में अगर हाथ बेकार रहेंगे, अमर्त्य सेन से एक बार पूछा गया था, जो नोबेल प्राइज विनर हैं इकोनॉमिक्स के, अमर्त्य सेन ने इस बात को कहा था कि कोई भी देश विकास नहीं कर सकता अगर उस देश के नागरिकों का हाथ बेकार हो। अगर हमारे हाथ को काम नहीं मिलेगा, हमें रोजगार नहीं मिलेगा, तो निश्चित रूप से देश का भविष्य अंधकारमय है। और वो तब जब हिंदुस्तान की 65% आबादी नौजवानों की आबादी, हम नौजवानों को अगर काम नहीं दे सके, उनके हाथों को रोजगार नहीं दे सके, तो मैं नहीं समझता हूँ कि अमृत महोत्सव मनाना सार्थक कहा जाए। अमृत महोत्सव तभी सार्थक होगा जब हमारे नौजवानों को रोजगार मिलेगा। और एक बात जो सामने आ गई है कि रोजगार की स्थिति ऐसी हो गई है कि पढ़े लिखे लोग, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, MBA, इस तरह के योग्य लोग आज ठेके पर काम कर रहे हैं। ठेके का कोई भविष्य नहीं है, ना उसको प्रोविडेंट फंड मिलेगा, ना उनको ग्रेच्युटी मिलेगा, ना उनका भविष्य सुरक्षित रहेगा। तो इस ठेके की प्रथा को अमृत महोत्सव के अवसर पर समाप्त करने की योजना बनाई जाए और लोगों को पूर्णकालिक और परमानेंट जॉब दिया जाए। यही अमृत महोत्सव की सार्थकता को साबित करेगा। दूसरी चीज़, हमारे शिक्षण संस्थाओं की स्थिति बहुत खराब है। हम जरूर 75 वर्ष में बहुत सारे यूनिवर्सिटीज बना दिए हैं, बहुत सारे कॉलेजेज आ गए हैं, हम शिक्षा के क्षेत्र में भी विकास कर रहे हैं, लेकिन हमारे यूनिवर्सिटीज़ के जो हालात हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर का जो हालात है, कहीं कॉलेज में लेबोरेटरी नहीं है, कहीं प्रोफेसर नहीं है, एडहॉक पर लोग पढ़ा रहे हैं। हजारों हजार लाखों की संख्या में यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर का पोस्ट खाली है, उसे सरकार नहीं भर रही है। अगर पूर्णकालिक प्रोफेसर किसी यूनिवर्सिटीज में नहीं रहेगा तो शिक्षा का स्तर क्या रहेगा? और अगर शिक्षा का स्तर अच्छा नहीं रहेगा
तो मैं समझता हूँ कि देश में असली शिक्षित लोग पैदा नहीं होंगे और देश का सही रूप से विकास नहीं होगा। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में आमूल चूल परिवर्तन के साथ जितने भी खाली पद हैं, प्रोफेसर के, असिस्टेंट प्रोफेसर के, एसोसिएट प्रोफेसर के, उनको तत्काल भर के और तमाम हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाने की तरफ इसको भर के आगे कदम सरकार को उठाना चाहिए। हमारे यहाँ तो बिहार की स्थिति ऐसी है कि यहाँ न शिक्षा है, न परीक्षा है, न कॉलेज है, न यूनिवर्सिटी है। ये सारे कागज़ पर चल रहे हैं। किसी भी विद्यार्थी का क्लास नहीं होता, कहीं कोई लेबोरेटरी नहीं है, कहीं कोई डिपार्टमेंट में एक भी प्रोफेसर नहीं है और उसमें लोगों का एडमिशन किया जा रहा है। परीक्षा की तिथि नहीं है, उसका कोई समय नहीं है। एक एक डिग्री लड़के 6-6 साल में ले रहे हैं। इस स्थिति में भारत कहाँ जाएगा, बिहार कहाँ जाएगा? और हम अमृत महोत्सव का केवल ताली बजाकर स्वागत करेंगे या इसके सार्थकता को भी सुनिश्चित करेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा है। इसलिए मैं ये बात कहना चाहता हूँ अमृत महोत्सव के समय में कि बच्चों को रोजगार के लिए व्यवस्था किया जाए, बच्चे को उचित शिक्षा देने के लिए व्यवस्था किया जाए। कोरोना काल में हमने देखा हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी लचर है। मैं नहीं समझता हूँ कि आज़ाद हिंदुस्तान के लोग आज़ादी के लिए पहले जितनी कुर्बानियाँ उन्होंने दिया, चाहे भगत सिंह फांसी के तख्ते पर चढ़ गए हों, चाहे अशफाक उल्लाह चढ़ गया हो, चाहे खुद्दीराम बोस 18 साल की उम्र में फांसी के तख्ते पर झूल गया हो, ये लोग कभी नहीं सोचते होंगे कि हमारा आने वाला भारत ऐसा होगा जहाँ स्त्रियों को सम्मान नहीं मिलेगा, जहाँ स्त्रियों की भागीदारी सुनिश्चित नहीं होगी, जहाँ नौजवानों को रोजगार नहीं मिलेगा, जहाँ गरीब और भी गरीब होते चले जाएंगे, अमीर और भी अमीर होते चला जाएगा, शिक्षा का कोई उचित व्यवस्था नहीं होगा। इस तरह की परिकल्पना तो निश्चित रूप से हमारे लड़ाकों ने, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपनी कुर्बानियाँ दी, उन्होंने इसकी कल्पना कभी नहीं की हो। दूसरा बात मैं ये कहता हूँ कि दोस्तों, धर्म एक आंतरिक चीज़ है। हर व्यक्ति किसी न किसी धर्म को मानता है। कोई हिंदू धर्म को मानता है, कोई सिख को मानता है, कोई क्रिश्चियनिटी को मानता है, कोई बौद्ध को मानता है, कोई मुस्लिम धर्म को, इस्लाम को मानता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि धर्म के नाम पर संकीर्ण मानसिकता लेकर के आगे नहीं बढ़ना है। ये हमारी एकता को खंडित कर रहा है और हमारी एकता को खंडित करेगा। दूसरी बात, धर्म के बारे में बहुत सारे लोगों ने बहुत बातें कही। हम सर्वपल्ली राधाकृष्णन को यहाँ उद्धृत करना चाहते हैं, जिन्होंने कहा था रिलीजन के बारे में कि व्हेन यू सी दी रिलीजन इंटरनली इट यूनाइट्स द मैन, व्हेन यू सी द रिलीजन एक्सटर्नली इट डिवाइड्स द मैन। मैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन की इस बात को इसलिए उद्धृत करना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा था कि अगर धर्म को अंतरात्मा से, भीतर से देखा जाए तो ये लोगों को जोड़ता है, लेकिन अगर धर्म को बाहर से देखा जाएगा तो ये लोगों को तोड़ता है। ये हमारे महान विद्वान और विचारक श्री श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन की ये उक्ति है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों कि हम जो आँख से देखते हैं उसको सुन करके विचार बनाना सही नहीं है। सुनने में और देखने में बहुत फर्क है। हम किसी बात को सुनते हैं तो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, लेकिन हम जिन चीज़ों को अपने आँख से देखते हैं वो गलत नहीं हो सकता। मैं ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान और पूर्वी बंगाल आज जो बना हुआ है, ये पूर्वी बांग्लादेश और पाकिस्तान में एक ही धर्म के मानने वाले लोग, दोनों ही इस्लामी कंट्री थे। आपने अपने आँखों से देखा है कि बांग्लादेश और पश्चिमी पाकिस्तान के लोग इस्लाम धर्म को मानने वाले थे। उनकी भाषा भी एक ही थी, उर्दू। तो फिर वो क्यों एक दूसरे से अलग हो गए?
क्यों नहीं वो धर्म के नाम पर एक रह सके? इसलिए अलग हो गए कि जब बांग्लादेश के लोगों का पाकिस्तान के द्वारा, पश्चिमी पाकिस्तान के द्वारा शोषण किए जाने लगा, उनका बासमती चावल कराची में लोग खाने लगे और वो गंदा चावल खाने के लिए मजबूर हो गए। ढाका का मलमल इस्लामाबाद के लोग पहनते थे और पूर्वी बंगाल के लोगों को एक धोती भी मुयस्सर नहीं होता था। जब उन्होंने देखा कि पूर्वी पाकिस्तान हमारा शोषण कर रहा है तो उन्होंने विद्रोह और इस्लाम के नाम पर और भाषा के नाम पर वो पाकिस्तान के साथ रहने के लिए तैयार नहीं थे। मैं पूछता हूँ, अरब कंट्रीज, आज तमाम अरब कंट्री में एक धर्म है, एक भाषा है, लेकिन तमाम अरब कंट्रीज अलग अलग कुनबे में विभक्त हैं, उनमें एकता नहीं है। अभी अफ़गानिस्तान में विद्रोह हुआ है। क्या अफ़गानिस्तान का विद्रोह अफ़गानिस्तान के लोगों को ही नहीं मार रहा है? क्या तालिबान अपने ही लोगों पर गोलियां नहीं बरसा रहा है? वो एक ही धर्म के लोग हैं, एक ही धर्म के, उनके एक ही भाषा के लोग हैं, लेकिन वहाँ क्या हो रहा है? इसलिए इस मुगालते में रहना कि धर्म के नाम पर किसी देश को एक रखा जा सकता है, ये संपूर्णतः गलत है। ये सारी चीज़ें हमारे आँखों के सामने उसी तरह एकदम साफ है जिस तरह हम साफ पानी को अपने आँखों के सामने देखते हैं। इसलिए दोस्तों, इस अमृत महोत्सव के अवसर पर हमें ये प्रतिज्ञा करना होगा, संकल्प करना होगा कि हम किसी भी कीमत पर लोकतंत्र को बनाए रखेंगे, धर्मनिरपेक्षता को बनाए रखेंगे, भाईचारे को बनाए रखेंगे और हम विकास के रास्ते में सतत प्रयास करते रहेंगे। और कहीं भी अगर कोई बात हमारे खिलाफ आती है तो हम आंदोलन करेंगे, हम सरकार को आगाह करेंगे। आंदोलन करना हमारा अधिकार है और आंदोलन के माध्यम से हम सरकार को सतर्क करेंगे कि नहीं, आपका ये डिसीजन गलत। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि टैक्स के मामले में आपको, किसानों के टैक्स के मामले में हजारों आंदोलन गुलाम भारत में हुआ और ब्रिटिश सरकार को नतमस्तक होकर के उन टैक्सों को कम करना पड़ा। लेकिन आज हम देखते हैं, चाहे वो ट्रैक्टर के खेती की बात हो, चाहे विद्यार्थियों के एजुकेशन लोन की बात हो, चाहे और भी हमारी आवश्यकता की जो बात हो, उस पर इतना बड़ा जीएसटी लगा दिया है सरकार के द्वारा और हम कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। एक लड़का एजुकेशन लोन लेता है पढ़ने के लिए, लेकिन उस पर 28% जीएसटी लगा करके उसके लोन को 1.25 गुना बना दिया जाता है। जहां नौकरी की गारंटी नहीं है, जहां लड़के के भविष्य की गारंटी नहीं है। अगर 4 लाख का लोन लड़का लेता है तो उससे 5,20,000 का लोन हो जाता है जीएसटी जोड़ करके, और उस लोन का सूद और उसका किस्त उसको चुकाना पड़ेगा। इन चीज़ों को भी नज़र में रखने की ज़रूरत है और प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ, निजीकरण के खिलाफ हमें उठ खड़ा होने की ज़रूरत है। आज हम 68 वर्ष के अवस्था में बैठे हुए हैं। ये पुरानी व्यवस्था है, ये पुरानी व्यवस्था में हम नौकरी करके रिटायर किए हुए हैं कि आज हमको अपने परिवार को पालने के लिए, अपने दुख सुख के लिए, अपने रोग व्याध के लिए, अपनी पत्नी के लिए कोई चिंता नहीं है। इसलिए कि पुरानी व्यवस्था में सरकार हमें 40,000 रुपये पेंशन के रूप में देती है फॉर मंथ। क्या ये व्यवस्था तमाम हिंदुस्तानियों पर लागू नहीं होना चाहिए ताकि उनका भविष्य सुरक्षित रहे? ये तो सोशल सेफ्टी की बात थी कि हमारे नागरिक रिटायरमेंट के बाद भी सुरक्षित रहें, इसके लिए पेंशन का स्कीम बनाया गया। लेकिन आज तमाम संस्थानों से पेंशन का स्कीम हटाया जा रहा है। प्राइवेट इंडस्ट्रीज में तो पेंशन का सवाल ही नहीं है। सरकारी इंडस्ट्रीज में भी पेंशन को हटा करके हमारे बुढ़ापे को एक त्रासदी के रूप में जीने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इसलिए अगर हम इस अमृत महोत्सव को मनाना चाहते हैं तो हमें नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, रिटायर्ड लोगों के लिए सोचना होगा, उनको कैसे अच्छी ज़िंदगी दे सकें, इस पर पॉलिसियाँ बनानी होगी। अन्यथा भारत का आने वाला भविष्य उतना सुरक्षित नहीं रहेगा जितना हम आज सुरक्षित हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र सिंह जी।
अपने अमृत महोत्सव के आगे बढ़ाते हुए आज आपने बहुत सारे बिंदुओं को आपने छुआ है और उस पर अपनी अपना व्यू रखा है। आशा करते हैं कि हमारे जो श्रोता या दर्शक या व्यूअर जो है वो लाभान्वित होंगे और सरकार भी इस पर संज्ञान लेगी। अगर कुछ ऐसी बातें हैं जो कि समाज का वास्तव में उससे कुछ कल्याण हो तो उस पर सरकार को आगे बढ़नी चाहिए और आशा करता है कि सरकार उसको पॉजिटिव वे में लेकर के आगे बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।